हेलो एवरीवन, मेरा नाम गज़ाल मेहदी है। उम्र 35 साल। पेशे से मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ और मुझे स्वीडन में आए तकरीबन 8 साल हो चुके हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई रिश्ते की ऐड है या कोई चंदा जमा करने की कैंपेन, तो मेरे भाई ये बिल्कुल गलत है। मैं असल में कुछ अर्से से सोच रहा था कि आप लोगों के साथ कुछ प्राइवेट में अपने खास तौर पे देसी लोगों के साथ एक स्पेशल टॉपिक पे बात की जाए। और वो जो स्पेशल सब्जेक्ट है उसकी वैल्यू स्वीडन में तो करोड़ों डॉलर्स की है, लेकिन हमारे मुल्कों में उसकी वैल्यू कौड़ियों की भी नहीं। और वो सब्जेक्ट है हेल्थ, यानी सेहत। अब आप सोच रहे होंगे शायद मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ। ऑब्वियसली यहाँ पे स्वीडन में करोड़ों की वैल्यू से क्या मुराद। स्वीडन में एक सर्वे किया गया जिसमें बहुत से लोगों से एक सवाल पूछा गया कि अगर आपको दौलत, शोहरत और सेहत में से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अजीज़ है, तो आप किस चीज़ को चूज़ करेंगे। तो मोस्टली लोगों ने सेहत को चूज़ किया। अब आप कह रहे होंगे शायद हमारे लोगों में भी इसकी बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि कहते हैं जान है तो जहान है। वेल, आइए वहाँ पे चलते हैं जहाँ पे सारे देसी लोग जो हैं दावतें उड़ा रहे हैं। हकीकत सारी आपके सामने खुल चुकी है। खाने को देख के तो हमसे कंट्रोल नहीं हो पाया। हमारे सारे दोस्त खाने पर टूट पड़े। किसी को नहीं पता कैलोरी क्या है, कार्ब्स क्या है। अब इस सारी सिचुएशन को देखते हुए मैंने फैसला कर लिया कि लोगों को तो कुछ ना कुछ एजुकेट करना ही पड़ेगा इस सब्जेक्ट के बारे में। अगर मैं लोगों को इस सब्जेक्ट के बारे में एजुकेट करना चाहता हूँ तो उससे पहले मुझे थोड़ी अपने ऊपर भी नजर दौड़ानी पड़ेगी। और भाई, इस पेट के साथ और इस कमर के साथ और इस हालत के साथ मैं लोगों को क्या समझाऊं। सबसे पहले तो मुझे अपनी हालत ही चेंज करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं मेरे खाने में क्या क्या चीज शामिल होती है और मुझे खाने में क्या पसंद है। खाने में तो मुझे हर देसी डिश पसंद है, यू नेम इट। चाहे वो चिकन कढ़ाई हो, निहारी हो, कोफ्ते हो, सिरी पाए हो, हलीम हो, एवरीथिंग। प्लस साथ 2-4 गरम गरम नान हो जिसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा हो। वाह क्या बात। खाना खाने के बाद आपने इसको हजम भी तो करना है, उसके लिए एक कोका कोला हो जाए ताकि सारा खाना हजम हो जाए। और खाने के बाद आपको पता ही है कि 1 कप कॉफी और साथ मीठे में कोई छोटी मोटी डिश। चलें, ये मेरी सादी सी रूटीन है। मैं कोई ज्यादा खाता तो नहीं हूँ। ये तो थी मेरी पुरानी आदत जो कि आपने अभी देख ली। और अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैंने इन आदत को बदलना है। इन सारी चीजों को बदलने के लिए खसूसी तौर पे अपनी जो हालत है उसको बदलने के लिए मुझे बहुत सी मदद की जरूरत है। और उस मदद के लिए मैं डॉक्टर्स, एथलीट्स, तजर्बाकार डाइटिस्ट, उन सब से मैं मिलूंगा और उनकी राय लूंगा। इस राय का मेन मकसद ये है कि मैं उसे अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट भी करूँ। सबसे पहले हम डॉक्टर के पास चलते हैं और अपना ब्लड शुगर, ब्लड फैट, BMI, वेट, सारी चीजें जो हैं एक दफा रिकॉर्ड करवा लेते हैं। और इस पूरे प्रोग्राम के बाद हम देखेंगे कि उनमें क्या फर्क आया। तो आइए चलते हैं डॉक्टर के पास और चेक करते हैं मेरी अंदर से क्या हालत है। है आपका, ये 96 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने ये 3 महीने का तो गोल रखा है, कोशिश है कि इसमें अचीव किया जाए। मेरी इस बार कोशिश है कि मैं अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करूं। और वो जो लाइफस्टाइल जो चेंज करनी है, मतलब इस करने से मुझे क्या बेनिफिट मिलेंगे, उसके लिए ज़ाहिर मैं कुछ टेस्ट लेना चाह रहा हूँ शुरू में। और वही टेस्ट जो है आफ्टर द रेगुलेट करने के बाद एग्जैक्टली, वो उससे ये मुझे अंदाज़ा होगा, बल्कि हमारे व्यूअर्स को ये अंदाज़ा होगा कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारे जिसम की जो अंदर का स्ट्रक्चर है। क्योंकि हम तो बाहर देख लेंगे जी मोटा बंदा है, जहाँ वेट ज़्यादा है, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है वो तो हमें वो टेस्ट के रिजल्ट ही पता चलेगा। ये अच्छी मैं जानते हैं कि पाकिस्तानी और जो इंडियंस और जो साउथ एशिया कॉन्टिनेंट के लोग हैं वो हेल्थ के बारे में इतने कॉन्शियस नहीं है। और जब से मैं यहाँ पे स्वीडन से आया हूँ, मैंने देखा कि सारी उम्र जो है बात सिर्फ हेल्थ के ऊपर करते हैं, हेल्थ और वेदर, दो ही इनके टॉपिक हैं जिनके ऊपर ये
अगर आप अपनी बॉडी को ठीक रखेंगे, आपका वेट भी नॉर्मल हो, ब्लड स्पेसिमेंस में जो फैट है, जो कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, LDL, HDL, ये 2-3 किस्म के फ्रैक्शन होते हैं फैट के। अगर ये आपके नॉर्मल रहेंगे तो आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का ज़्यादा खतरा नहीं होगा। नंबर 1 आपका मतलब हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और इन चीज़ों का खतरा आपको बहुत कम होगा बनिस्बत आम जो लोग हैं जो एहतियात नहीं करते। दूसरी बात इसमें यह है कि आपको हड्डियों में कोई नुकसान नहीं मिलेगा। आपको अपने जो एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, आप एक्टिव रहेंगे तो आप डेली लाइफ आपकी बड़ी साउंड गुजरेगी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। वो लोग इस चीज़ को इतना बड़ी बात नहीं समझते। अगर मैं किसी को बताऊं कि मैं ओबीस हूँ तो आप इस पर रोशनी डालेंगे कि ओबेसिटी है क्या चीज़ है। सिंपल वर्ड्स में जानना चाहें तो ओबेसिटी वो है कि बियॉन्ड ओवरवेट। बियॉन्ड ओवरवेट का मतलब ये कि आपका पेट बाहर निकल आया, आपको सांस चढ़ना शुरू हो गया, आप जा नहीं सकते, आपको स्वेलिंग हो गई है लेग्स में और आपको स्वेलिंग हो गई है उंगलियों में और सारा कुछ, इसको कहते हैं ओबेसिटी। हमारे पेट के अंदर जो है ना, सीने के और पेट के जो आंतरियाँ जो है उनके बीच में एक पार्टीशन है, तो उसको कहते हैं डायफ्राग्मा। अगर वो डायफ्राग्मा प्रेस नहीं होता नीचे से पेट की वजह से तो हमें सांस लेने में तकलीफ नहीं होती। हम चूँकि एक्सपेंड करते हैं अपने चेस्ट को और इस तरह फेफड़े हमारे जो है वो हवा अंदर खींच लेते हैं, क्योंकि ये ब्रीदिंग का जो सिलसिला है ये हमारे अपने जो विल पावर है उसमें नहीं है, ये ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के नीचे है। जो भी हमें महसूस होता है कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो हमारे मसल जो चेस्ट के हैं वो एक्सपेंड करना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से वो खींच लेते हैं हमारे रिब्स जो केज है, इसको वैसे बना हुआ है कि उसमें कुछ स्पेस बन जाता है और उस स्पेस की वजह से एम्प्टी हो जाती है हमारी जो है ना सांस की नालियाँ। उसको फिल करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये हवा हमारे अंदर चली जाती है। हमारा कमाल नहीं है, जब हम सांस लेते हैं हमारा कमाल नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। एक लेस होता है और एक बाहर ज़्यादा होता है और ज़ाहिर लेस अंदर की तरफ एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। तो जो हम सांस लेते हैं उसी लिए हमें ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन को लेने के लिए हमें हवा की ज़रूरत है और हवा अंदर तब जाएगी जब हम उस जगह पर एम्प्टी पैदा करेंगे, यानी उसको खला पैदा करेंगे, वो खला कम हो जाता है वैसी जब फैट। अच्छा, अब ये प्रोसेस जो है कि अगर आपका पेट बढ़ गया है तो ये आपका लिमिटेड हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, तो आप छोटे छोटे सांस लेते हैं ऊपर नीचे ताकि जल्दी से उसी को स्वीडिश में अनफोल्ड हेल्थ कहते हैं, यानी जिसको कहते हैं ना फटीग रेस्पिरेटरी फटीग उसको कहते हैं। दरअसल डायबिटीज़ भी दो किस्म का है, एक को कहते हैं डायबिटीज़ टाइप 1। जो टाइप 1 है वो आदमी को पैदाइशी हो जाता है और वो बचपन ही से होता है और उसका इलाज इंसुलिन इंजेक्शन है। यहाँ पर उनका पता बिल्कुल चाइल्डहुड में पता लग जाता है, जो जब यहाँ पे मदर्स जो हैं वो बच्चा पैदा कर लेती हैं हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल के पहले दिनों में उनको पता लग जाता है कि ब्लड शुगर में कोई गड़बड़ है या नहीं है, तो वो होता है टाइप 1। वो एक अलाइज ऐसी है, वो उसके लिए इंसुलिन की ज़रूरत है। एक होता है टाइप 2। टाइप 2 की मानी ये है कि वो आपके जो लाइफ स्टाइल है उस वजह से, आपके माँ बाप की वजह से, अगर उनको 40 साल के बाद 50 साल के बाद डायबिटीज़ हुआ है तो आपको ज़्यादा, और उसके लिए जो है जो रिस्क फैक्टर है, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर वो है यही है कि आदमी का जिस्म फूट जाता है, आदमी ओवरवेट हो जाता है, आदमी के जिस्म में कोलेस्ट्रॉल वगैरह और ज़्यादा हो जाता है और जो बर्निंग प्रोसेस है शुगर का वो कम हो जाता है। एक तो इंसुलिन प्रोडक्शन उस पर असर पड़ जाता है, पैंक्रियाज जिसको हम कहते हैं ना, ग्लूकोज को कहते हैं, वो पैदा नहीं करता इंसुलिन, या अगर जो पैदा करता है तो उसमें मसल सेल्स उसके लिए ऐसे हो जाते हैं कि वो उसका उस इंसुलिन पे बर्निंग प्रोसेस असर नहीं होता और जो शुगर ज़्यादा हो जाता है तो प्रोडक्शन उसकी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये प्रोसेस एक हद तक जब बढ़ जाए तो वो फेल हो जाता है, पैंक्रियाज, उसी को डायबिटीज कहते हैं। हमारे एक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट ही है पाकिस्तान में कि खा जो मर्जी लो, काम वर्कआउट कर लो तो खैर है। कहीं ऐसे ही जो मर्जी खा लो, जैसा मर्जी खा लो, गंदा वंदा खा लो और
आपकी बॉडी से वर्कआउट करें सब खत्म। दरअसल आदमी अगर इख्तियार से, जिसको कहते हैं लिमिटेड एवरीडे लाइफ को रखे ऐसे कि खाना भी खाए, सही चीज़ें खाए और उसके साथ एक्सरसाइज भी करे और बैलेंस दोनों में रखे तो बीमारियां आदमी बहुत देर तक रोक सकता है। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि हम खाते जाते हैं, जलाते नहीं हैं। अगर जलाते नहीं है तो वो जमा होता जाता है और उसकी रिजल्ट ये होता है कि आदमी फूल जाता है। आपको मालूम होनी चाहिए। बिल्कुल तो आपको ये खतरा नहीं है। 64 हार्ट बीट है आपका, रेट और नॉर्मल है। कुछ तो नॉर्मल है। हाँ, अच्छा स्टार्ट है कम से कम। अभी ख्याल में डायबिटीज टेस्ट जो है वही करेंगे या जरूरत नहीं होगी? वो भी करेंगे, ऑर्डर किया हुआ है। आप आएंगे ना जब भी सुबह नहार में उनके पास जाएंगे तो डायबिटीज का सारा कुछ हो जाएगा। तो वो जब उनको होगा भी अभी कुछ दिनों के बाद आपको बता देंगे। ठीक है, आपके गर्दन का एक्सरे कर लेंगे आपके शुरू से। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह जब ये रिजल्ट्स आएंगे तो फिर मैं आपको थोड़ी तकलीफ दोबारा दूंगा सिर्फ। उसके बाद में कि हम देख लें कि वो ब्लड फैट और ये चीज़ें क्या है जिनके कारण ऐसे में फैसली। आपने मेरी हालत तो देख ली। डॉक्टर नूर के विजिट के बाद मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही शर्मिंदगी के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि मेरा वजन तकरीबन 97 किलो है। टू बी ऑनेस्ट 97 किलो, ये ओवरवेट में नहीं बल्कि ओवरवेट के भी ओवरवेट में आता है, जिसे ओबेसिटी कहते हैं। मजे की बात यह है कि मेरे जैसे हजारों नहीं मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी इंडियंस हैं जिन्हें इस बात का पता ही नहीं कि वो भी ओवरवेट है। सो आइए मिलते हैं एक ऐसे ही दोस्त के साथ जो कहते हैं मैं तो बिल्कुल नॉर्मल खाता हूँ और देखने में भी बिल्कुल नॉर्मल ही लगता हूँ। सो ये है हमारे दोस्त जो कहते हैं देखने में मैं बिल्कुल नॉर्मल लगता हूँ और खाता भी मैं बिल्कुल नॉर्मल। हाँ जी, सानू की होया, लुक मी सो स्ट्रॉन्ग। सो हजरत जरा बताइए आज खाने में आपने क्या खाया? खाने में क्या खाना है जी, हम तो बड़ा नॉर्मल सा खाना खाते हैं। एक चिकन कढ़ाई खाई है, 2 रोटियां, एक कोला शोला पी खाने को हजम करने के लिए, और बाद में ज़रा आपको पता है चाय शाय और थोड़ा मीठे में एवं 2-4 गुलाब जामुन। हमने क्या ज़्यादा खाना नहीं खाई, चिकन कढ़ाई। सो 200 ग्राम अगर हम लें तो आपने तकरीबन 700 कैलोरीज तो यहीं पे उड़ा डाली। अब बात करते हैं रोटी के अंदर। 100 ग्राम रोटी के अंदर तकरीबन 200 कैलोरीज मौजूद होती हैं। आपने कम से कम 2 रोटियां तो ज़रूर खाई। सो इसका मतलब 400 कैलोरीज तो ये हो गई, टोटल हो गई 1100 कैलोरीज। एक कोला जो कि 150 कैलोरीज, वो भी फुल ऑफ चीनी यानी कार्ब्स, टोटल हो गई 1250 कैलोरीज। और खाने के बाद चाय तकरीबन 150 और ऐड कीजिए, प्लस कुछ मीठे में अगर इन्होंने गुलाब जामुन खाए तो 200-300 कैलोरीज तो उधर भी लग गई। टोटल मिला के ये हो गई तकरीबन 1800 कैलोरीज। अगर एक बंदा एक टाइम में 1800 कैलोरीज खा लेता है, जबकि डेली इनटेक कैलोरीज की तकरीबन मोटा कर दिया इसने। लुक मी स्ट्रॉन्ग, लुक मी स्ट्रॉन्ग। आपने देख लिया, मेरे भाई को तो ना पता है कि कैलोरीज क्या है। हमारे जो दोस्त हैं उन्हें तो बिल्कुल पता नहीं है कि वो डेली कितनी कैलोरीज लेते हैं और खाने में कौन से इंग्रेडिएंट शामिल हैं और कार्ब्स कितनी हैं। ये तो थी मजाक की बात। अगर हम सीरियस बात करें तो सेहत एक बहुत ही सीरियस मौजू बन चुका है। पॉपुलर जर्नल लैंसेट में 2013 में एक स्टडी शाया हुई जिसके मुताबिक 34 लाख अमवात वाक़या हुई हैं मोटापे की वजह से। कैन यू बिलीव दैट? और मोटे लोगों की तरह जो कि 1980 में तकरीबन 857 मिलियन थी, वो बढ़ के 2013 तक 2.1 बिलियन तक पहुंच चुकी है। यानी कि ऑलमोस्ट हर तीसरा इंसान मोटापे का शिकार है। और हम इतने संजीदा मामले को कम्प्लीटली इग्नोर कर चुके हैं। और अगर कहीं आप इस गलतफहमी का शिकार हैं कि हम साउथ एशियन तो इस फैटेस्ट कंट्रीज की लिस्ट में शायद आते ही ना हो, तो भाई आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं कि इस टॉप 10 कंट्रीज में पाकिस्तान और इंडिया शामिल है। खाली सिर्फ इंडिया की बात की जाए, जहाँ पे 370 मिलियन लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदा हैं, इवन देन इंडिया इस पूरी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 90 नंबर पर।
अगर 1980 से 2013 का दुरानिया लिया जाए तो पाकिस्तान में मोटे लोगों की शरह 26% से बढ़कर 33% तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब है कि हर तीसरा पाकिस्तानी मोटापे का शिकार है। मोटापे की शरह में इजाफा खुसूसी तौर पे औरतों में ज्यादा देखा गया, जो कि 28% से बढ़कर 38% तक पहुंच चुका है। और सैडली डायबिटीज में तो पाकिस्तान पूरे साउथ एशिया में नंबर 1 है और इसकी कई वजूहात हैं। डायबिटीज का डायरेक्ट लिंक फैमिली, एज और ओबेसिटी से है। इतने संजीदा मामले को देखते हुए मैंने फैसला किया है कि मैं अपना वजन आपके सामने 3 महीनों के अंदर कम करूंगा और होपफुली जो मेरा टारगेट गोल है 74 kg मैं आप लोगों के सामने अचीव करूंगा। इस सारे के सारे प्रोसेस को मैं कोशिश करूंगा कि अंडर द कैमरा लेके आऊं। कोशिश तो मेरी ये भी होगी कि मैं सारे खाने की रूटीन, मेरी एक्सरसाइज करने की रूटीन आपको दिखा सकूं। अगर मैं दिखा नहीं सकता तो कम से कम बता दूं। इस प्रोग्राम के 3 मेन सेगमेंट होंगे। मेरा फर्स्ट सेगमेंट तो ऑब्वियसली मेरी अपनी हालत के बारे में होगा कि मैंने हर हफ्ते कितना वजन कम किया। लेकिन दूसरा सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है जिसमें हम मिलेंगे हर दफा एक नए पर्सनल ट्रेनर, इंस्ट्रक्टर और प्रोफेशनल एथलीट के साथ जो हमें बताएंगे कि कौन सी एक्सरसाइज सबसे अच्छी है वजन कम करने के लिए। तीसरा सेगमेंट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब आप वेट कम करना चाहते हैं तो आप देखते हैं कि हजारों डाइट्स मौजूद हैं, कौन सी डाइट चूज की जाए। तो मैं आपके लिए सिर्फ ये आसानी पैदा करूंगा कि मैं एक डाइट हर हफ्ते डिटेल में डिस्कस करूंगा। बाकी कौन सी डाइट आपको अच्छी लगती है ये चॉइस मैं आप पर छोड़ देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा वेट इस वक्त 97 किलो है, जबकि मेरा टारगेट वेट 74 किलो है। ये वेट मैं तकरीबन 3 महीने के अंदर अचीव करने की कोशिश करूंगा। मेरी बॉडी फैट इस वक्त 32% पर है, जबकि मेरी डिजायरेबल बॉडी फैट 14% है। कोशिश तो ये होगी कि ये भी 3 महीने के अंदर अचीव किया जाए। इस गोल को अचीव करने के लिए मैं अपने पूरे प्रोसेस को वीकली डिवाइड कर दूंगा और मैं आपको अपनी वीकली प्रोग्रेस कैमरे के सामने हर वीक दिखाया करूंगा, जिसमें आप ये जान सकेंगे कि मैंने 1 महीने में इतना वजन कम किया और मेरी बॉडी फैट परसेंटेज कहाँ पहुंची। मेरी वीकली रूटीन में 2 चीजें शामिल होंगी। वेल टू बी ऑनेस्ट इन दोनों का ताल्लुक आपके वेट लॉस के साथ है, तो मैं किस तरह इन चीजों को इग्नोर कर सकता हूँ। एक खाना, दूसरा एक्सरसाइज। 97 किलो से 74 किलो का सफर तकरीबन 23 किलो का है और ये मुझे 12 हफ्तों में पूरा करना है। कोशिश तो मेरी यही होगी कि मैं 2 किलो पर वीक कम करूं। पहले मंथ में तो ये काफी आसान होगा, लेकिन सेकंड मंथ में मेरी कोशिश एटलीस्ट 1.5 किलो पर वीक वेट नीचे लेके जाने की होगी। थर्ड वीक में ये और मुश्किल हो जाएगा, इस वजह से थर्ड वीक में 1 किलो पर वीक भी इनफ होगा। करते करते मैं अपने टारगेट तक तो ना पहुंच चुकूं, लेकिन एटलीस्ट उसके बहुत क्लोज पहुंच जाऊंगा। मेरी डेली की रूटीन आप फॉलो कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक के ऊपर। आने वाले वीक की रूटीन मैं आपको अभी बता देता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी ज़िंदगी से कार्ब्स को बिल्कुल ख़त्म कर दूं। कार्ब्स का मतलब नो रोटी, नो चीनी, नो राइस। अब आप सोच रहे हैं कि मैं क्या खाऊंगा। रोटी के अलावा भी ज़िंदगी है मेरे दोस्तों। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं क्या खाता हूँ तो फिर याद रखिए, क्लिक कीजिएगा इस लिंक के ऊपर। मेरी खाने की रूटीन में ज़्यादातर गोश्त, चिकन, फिश और फैट शामिल होगी। आप हैरान हो रहे होंगे, फैट? जी हाँ, हेल्थी फैट। फैट की अगर बात की जाए तो लोग सुनते ही बिल्कुल घबरा जाते हैं, जबकि मैं तो हमेशा फैट का मदार रहा हूँ। दुनिया में कोई भी ऐसा जानदार नहीं जिसके अंदर फैट मौजूद नहीं। इवन हमारा ब्रेन भी फैट से बना है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि फैट हमारे लिए बुरी हो गई? सिर्फ मसला ये है कि फैट में जो चीज़ें हम खाते हैं वो ज़्यादातर कार्ब्स होती हैं। मेरा फैट को ओके करने का ये मतलब नहीं कि आप जितनी भी डीप फ्राइज चीज़ें यानी समोसे, पकोड़े, कचौरी, पूड़ी, हलवा सब खा दें, बल्कि इसका ये मतलब है कि आप हेल्थी ऑयल लाइक ऑलिव ऑयल, रियल बटर, नट्स से हासिल होने वाला तेल या इवन नट्स, एवोकाडो, पनीर और जानवरों से ली गई डिफरेंट किस्म की चर्बी जो कि गोश्त में शामिल होती है, वो खाने में कोई हर्ज नहीं। जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त समझे। मैं फैट और प्रोटीन को ओके कर रहा हूँ और कार्ब्स को गो कर रहा हूँ। ये तो था हमारा पहला सेगमेंट। अब चलते हैं हमारे सेकंड सेगमेंट की तरफ। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि मैं अपने प्रोग्राम की हर एपिसोड में एक नई एक्सरसाइज मुतारिफ करवाऊंगा। नई का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि ये एक्सरसाइज पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती, बल्कि ये एक्सरसाइज एग्जिस्ट करती है और आपको नहीं पता कि आपने किस तरीके से एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, उसकी राइट टेक्निक क्या है। तो आज के प्रोग्राम में हम मुतारिफ करवाएंगे एक्सरसाइज नंबर 1, रनिंग।
दौड़ ये दुनिया की सबसे बेसिक एक्सरसाइज है। इसके लिए आपको ना तो कोई इक्विपमेंट चाहिए, ना ही आपको कोई जिम चाहिए तो सिर्फ एक पेयर ऑफ शूज और आपके अपने पैर। तो भाई दौड़ो। सॉरी गाइस, आपको तो मैंने दौड़ने का मशवरा दे दिया। सिर्फ एक ही चक्कर लगाने के बाद मुझे पता चला कि मुझे तो खुद अच्छी टेक्निक का पता नहीं है और मुझे बाएं फुट में बाहर की जानिब बहुत ही शदीद दर्द हो रही है। मुझे नहीं पता कि मैं ये दूसरा चक्कर कैसे कंप्लीट करूंगा। तो इसके लिए मुझे एक आइडिया है, क्यों ना एक रनिंग के बेहतरीन एक्सपर्ट से मुलाकात की जाए। उस रनिंग एक्सपर्ट का नाम है योकिम पैटरसन। योकिम पैटरसन पिछले 14 साल से डिफरेंट रनिंग के कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं और वो हमेशा पहले 5% लोगों में आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कोई बहुत ही यंग जोशीला जवान है जो हमेशा पहले 5% में आता है। हरगिज नहीं, उनकी उम्र 53 साल है और वो 7% बॉडी फैट के हामिल हैं, सिर्फ 7% बॉडी फैट के। योकिम ना सिर्फ रनिंग कैंप चलाते हैं बल्कि रनिंग कैंप चलाने के बाद जब वो घर जाते हैं तो बजाय रेस्ट करने के वहाँ पर भी एक हेल्थ कैंप चलाते हैं। जिस उम्र में हमारे मुल्कों में लोग रिटायरमेंट का सोच रहे होते हैं, घर में बैठने का सोच रहे होते हैं, उस उम्र में वो एक जिम में लू कोच यानी कि रनिंग कोच हैं। वो वहाँ पर ना सिर्फ रनिंग की क्लासेस करवाते हैं बल्कि आने वाले नौजवानों को ट्रेन भी करते हैं। योकिम पैटरसन का बेस्ट मैराथन टाइम 3 घंटे 24 मिनट है। उसके अलावा वो अल्ट्रा मैराथन, साइकिलिंग के कंपटीशन, स्विमिंग और सबसे इम्पोर्टेंट आयरन मैन में हिस्सा ले चुके हैं। मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करना चाहता, तो आइए चलते हैं सीधे योकिम पैटरसन के पास। हेलो योकिम। Hello. How are you? I'm very fine, thank you. Excellent. Well, first of all, welcome to my Weight Loss Diary. It's a very special program for, well, it's actually around me that I'm losing some weight and I need some help from an expert. So I really warmly welcome you for the program. So I won't waste any time, and first of all, tell us really at this age how you are getting yourself motivated and keep doing the real hard work. First of all, I love training. I'm grown up with training, and it's the climate in Sweden does that. You want to get outside and running and swimming and do bike. Every year I get older, I want to do personal best. It's my goal to do personal best every year. That's really nice to hear. And knowing you that you work out here, you give training to people in the gym, and then you go home. And instead of taking a rest, you start actually going and coaching people for free. Don't you feel tired? No, because I get energy of teaching people, because they give me energy, more energy than I can get at home resting. That's nice to hear. Well, in our country, we really want to take it easy and sit on the sofa and watch some movie. I know that you are a triathlon runner. When it's come to the triathlon, like cycling, running and swimming, which sport you really enjoy and which you think is really hardcore exercise for you? The running is my favorite, because the last thing at the triathlon, because I can see the goal, and I'm a runner from the beginning, so running is my best sport. And which one is the hardest, you think, among these three? The hardest is the swimming, because I'm not that good swimming in open water, but cycling takes most of my time. So I don't do triathlon every year because the cycling takes so much training. It's like 80% of the training is cycling. So I get very bored of that. Well, I know that you've been working out so long, and what I have seen is that you went through a little bit up and down. Do you keep a consistent diet, or you just like achieve your goal, you do some diet and then leave it? What is your routine? My routine is that I eat healthy food, but now and then I take a pizza or something, but not that often, once or twice a year. So I see if I do that, I can give myself a pizza. If I fail, I don't get a pizza. Often I'm so tired after the race, so I couldn't eat the whole pizza anyway. And what about sugar? I mean, do you love sugar, or you try to avoid it? When I do a triathlon competition, for example, I go on Coca-Cola and Snickers, but I don't do it in my spare time. But on competition, I use it. I don't care much, because I always see food as fuel, nothing else, just fuel. And when I need sugar, it's when I do competing. So I see it like train low, compete high. That's on great. Sugar. So no sugar when I'm training, much sugar when I compete. Then you get a very good kick. I know that you're a really good runner, and you motivate a lot of people
What is your secret? How do you do that, and what is your recommendations? My recommendation is to start very slowly and increase your training 10% every week. So you don't, most people have a little bit of a hurry. So very easy, and focus on the technique, because if you get the technique, you get the speed. Excellent. Enough talking about it. I mean, I'm really excited to show people that what sort of caliber you are and how you train people and what sort of exercise you would recommend at the beginning, especially for those who almost never ran. Yes. So what would be your first exercise? The first exercise is to do a video on the person to see how the person runs in slow motion with a video camera, and after that I can see what I have to do. So I always start with do a video session with a special program where I can see every step. Would you like to do with us, if you wouldn't mind? Of course. Joachim, you really asked me to take my shoes off. I'm really a bit worried what you're gonna do. Why you advise me to do that? Because we're going back to basic. Basic is to run without shoes. The Mancan is made to run a long time, and therefore we have survived as an species. Okay. So, and then we run barefoot. Okay, well, I'm a bit worried because once I started running outside with the barefoot, especially in the snow, and the countries like us is completely very heated. Do you recommend like some shoes like a 5 foot or something? Yeah, you have something called Five Fingers, who is like running barefoot with a shoe on. It's more like just a ladder on the top, and pretty much you feel the surface yourself. Yes, you feel the surface. Excellent. And you're going to run as we are made to run. We'll try to run the way Joachim wants us to run, so let's see how it goes. Joachim, you made me run with the barefoot. Can you please analyze my video and tell me what was the wrong? Yes, now I'm starting the video, and we just see the video at first. Here we're coming running, and as you see, it's very hard to see, so we have to do like this. We stop it and see what happens. Here you put all your weight, and your hip is nearly over your foot, so it's quite good. You don't land on your heels, because if you land on your heels it hurts very much. So this is the right running for you, barefoot. Okay, let's see with the shoes, how I was doing with the shoes. And now it's the shoes. Here you come running. Let's see it first. You see it one more time. Coming here, and we stop. And here you see heels. Oh yes. Yes. A big heel. And what happens when you run like this is that you're probably going to hurt your knees, because you put a pressure who is 2-3 times your body weight up in your knees, up in your back. So that's what's happened when you get shoes on, that you start running with your heels. It's very common, so it's not rare. It's 90% of people run like this. So what you need is to slow down your steps, to make more steps every minute. And put on more weight on the front, Yes. on the toe side. Because when you put pressure on your foot here, it should be here your feet should be. Never thought about these things. Does it really make a difference? Yes, a lot. What would you recommend me to do from now on? I recommend that you run barefoot if you can, on a foot plane or something, or buy 5 fingers and start running just like 10 minutes with them, and then you
change shoes and try to run the same thing with other shoes. So it's like a more like a transition. Transition to towards the right technique, but very slowly, take up to 6 months to change because your muscles isn't prepared to this change, so you have to do it very slowly. Excellent. Thank you very much for your advice. Well, according to our video diary, I really need to ask you a question about my weight loss. And when it's come to the weight loss, what do you think is the best exercise to lose weight? The best exercise we have in Sweden is outside and do cross-country skiing. But at the gym you have a rowing machine who is the second best. So the rowing machine, I should say, for you. It's like a sitting one or the standing one? The sitting one, the standing one is for cross-country skiing, but you use no legs. Okay, and how long you recommend me to do every day or every second day? What is your proportion so I can lose weight in like 3 months target? You should start with like 10 minutes and then increase 10% every week. But you have to have a program, so you don't do the same speed and stuff like that. You do intervals, you do a lot of different things with a rowing machine. Alright, well, the second thing is that I really want to know which exercise you think is the really hard, and at that weight I won't able to perform, but you will challenge me after 3 months when Yes. I'll be lose my weight. Which exercise you think is really tough? I think you're not capable to do the police test here in Sweden, who is 2K on the treadmill in 9 minutes. 2K in 9 minutes. Guys, I really need to test it, and we will come back after 3 months and I'll try to perform 2K in 9 minutes and show Joachim that I can do it. Thank you very much for today, and we see each other soon. Thank you, Joachim. Thank you very much, it's my pleasure. Take care, guys. हेलो गाइस, अभी आपने देखा है कि योकिम ने मुझे चैलेंज किया है कि स्वीडिश पुलिस में आने के लिए मुझे 2 किलोमीटर 9 मिनट्स में करने हैं। तो मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ अभी और चेक करता हूँ कि क्या मैं 2 किलोमीटर 9 मिनट में कर सकता हूँ। मैं जो मशीन यूज़ करने जा रहा हूँ वो क्रिस्टा पाल्टिन की है, जिसने 48 घंटे मुसलसल इस ट्रेडमिल के ऊपर रनिंग की है। तो मेरे सामने इंस्पिरेशन के लिए तस्वीर तो लगी हुई है। लेट्स सी अगर मैं कर सकता हूँ या नहीं। Weight 96 kilogram. Enter. Time 9 minutes. See if I can do 2 kilometers in 9 minutes. तो इसी रेट में 8 मिनट हुए और मैं सिर्फ 1.5 किलोमीटर दौड़ा। मुझे एक मिनट में 400 मीटर दौड़ना। मेरा हार्ट रेट 182 पे चल रहा है, जो कि रेड लाइन को पहले ही छू चुका है। हाँ, मिनट में 7 किलोमीटर दौड़ा, 300 मीटर लेस। तो
जोकिंग सही कह रहा था, मैं स्वीडिश पुलिस में नहीं जा सकता। ओह गॉड, दैट वाज टफ। आई नीड इट। ओके गाइस, जब भी शॉपिंग करने जाएं याद रखें कि आपको ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करेंगी। देख रहे हैं सारे ड्रिंक्स चीनी वाले, आपको फास्ट एनर्जी चाहिए और आप यकीन करें इन कैलोरीज़ को हम कहीं काउंट ही नहीं करते। ये तो हम 2-2, 3-3 ड्रिंक्स पी जाते हैं, किसी खाते में भी नहीं आते। सो अवॉइड करें, लेकिन फ़िलहाल मेरा बड़ा दिल कर रहा है कम से कम एक तो पी लूँ। लेट्स सी कि कौन सी चीज़ें हम खा सकते हैं और कौन सी चीज़ें हम नहीं खा सकते। सारी चीज़ें जिन्हें हमने डीप फ्राई करना है आपको नज़र आ रही हैं। रोल्स, समोसाज अगेन, वेजिटेबल रोल, पानी पूरी, जितनी भी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली मैं इनमें से कोई भी चीज़ नहीं खा सकता क्योंकि मैं लो कार्ब्स में हूँ और ये हाई कार्ब्स में। मैं अगर इसका एक चेक कराता हूँ किसी भी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये रोल उठा के देखते हैं तो अगर आपको एक कैलोरी नज़र आ रही है इसी तरीके से तो आपको पता चलेगा कि 100 ग्राम में 185 कैलोरीज हैं, 185। प्रोटीन जो है 11 ग्राम है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो 22.2 ग्राम, डबल देन प्रोटीन। और फैट जो है वो 5.4 ग्राम है विदाउट फ्राई हुए। और विदाउट फ्राई के बाद मतलब जो फ्राई होने के बाद आप ये देखेंगे कि दैट दिस फैट कुड बी समवेयर 20-25 ग्राम। सो जो टोटल कैलोरीज जो 100 ग्राम में नज़र आ रही हैं वो बगैर फ्राई हुए 185 है। अगर इसकी बनिस्बत अगर हम डायरेक्ट जो है प्रोटीन के ऊपर चलें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये रॉ चिकन है। अब इस रॉ चिकन में अगर आप देखें तो 100 ग्राम के अंदर 180 कैलोरीज हैं, लेकिन 180 कैलोरीज में फ़ैट जो है 11.2 ग्राम है। अगर आप इसकी फ़ैट को रिमूव करेंगे तो 3.9। कार्बोहाइड्रेट्स 0 ग्राम, कोई कार्ब्स अंदर मौजूद नहीं है। और इसके बाद अगर आप देखें कि इसके अंदर कोई शुगर हो या कोई वो एलिमेंट है, 0 ग्राम, नथिंग। प्रोटीन जो है वो 19.20 ग्राम, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। सॉल्ट 0.15 ग्राम, वेरी नाइस। मैं इसे कच्चा तो नहीं खा सकता भाई, तो इसको कुछ बनाना ही पड़ेगा। तो लेट्स सी इनके पास क्या एंड प्रोडक्ट है जो कि मैं मुझे जो पकाना ना जिसे पड़े। जो सबसे पहले मुझे जो प्रोडक्ट नज़र आई है वो है सीख कबाब। सीख कबाब कारकोल। लेट्स सी इसका थोड़ा या पांचा करते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। 100 ग्राम के अंदर 153 कैलोरीज हैं, जो कि बनिस्बत हमने जो चिकन रोल देखे थे उससे तकरीबन 30 कैलोरीज कम है। प्रोटीन जो है 15 ग्राम है और कार्ब्स 5.3 ग्राम, जो कि बहुत लो है। उसकी वजह ये कि अगर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कोई भी स्किन या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जिस तरह रोल के ऊपर आपको पता है मैदा या जो चीज़ें ऊपर लगी होती हैं उनमें ठीक ठाक कार्ब्स मौजूद होते हैं, लेकिन अगर आप इधर देखें तो इधर कोई चीज़ ऐसी मौजूद नहीं है। और आपने इसे घी में और किसी चीज़ में तलना नहीं है। इसको जस्ट आपने माइक्रोवेव ओवन में रखें या आप इसे नॉर्मल ओवन में तकरीबन 4 से 5 मिनट रखेंगे तो ये रेडी हो जाएगी, लेकिन ओवन पहले गर्म होना चाहिए। सो मेरी चॉइस एक, दूसरी चॉइस चपली कबाब। वेल चपली कबाब और वो दूसरे कारकोल कबाब ऑलमोस्ट सेम इनकी कैलोरी और एक ही तरह बने हुए। लेट्स सी इसके अंदर भी 173 ग्राम है, जो कि 20 ग्राम जो है 20 कैलोरी ज़्यादा है। 16.4 ग्राम प्रोटीन है, जो कि ज़्यादा है उससे, लेकिन कार्ब्स उसमें कम है, 3.9 ग्राम है, उसमें 5.4 ग्राम थी। फ़ैट इसमें 9.9 ग्राम है, जो कि सैचुरेटेड कार्ब्स है 1.9 ग्राम। सो अनसैचुरेटेड कार्ब जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इसमें। थर्ड चॉइस, कबाबों का मामला ख़त्म हुआ तो पनीर की तरफ आते हैं। पनीर का जो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल है, ये हमें ना सिर्फ
ये ना सिर्फ हमारी जो अंदर की हमारी फ़ैट है उसको कंप्लीट करती है, बल्कि हमें काफ़ी ज़्यादा मिल्क से जो हासिल होने वाले जो न्यूट्रिशन है उनको कंबाइन करके जो हमें असर मिलता है वो हमें पनीर में मिल सकता है। सो मेरी जो चॉइस है वो यहाँ पे इन्होंने देखा है कि लो फैट सॉफ्ट चीज़ है। इसका मतलब है कि ठीक है कि इसकी जो कैलोरी है 100 ग्राम में वो 300 कैलोरीज हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, उससे हमारे जो किबाब से उनसे ज़्यादा है। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें फ़ैट 21 ग्राम है और ये हेल्थी फ़ैट है। इस फैट में वो जो अगर आप वो जो घी डाल के उसको गर्म करते हैं उसमें और इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और उसके बाद अगर आप देखें तो इसके अंदर कार्ब्स जो हैं वो 2.4 ग्राम है, जो कि बहुत कम है। सो मेरी ऑब्वियस चॉइस ये है। प्रोटीन जो है इसके अंदर 24.4 ग्राम, प्रोटीन के हिसाब से सबसे हाईएस्ट प्रोटीन जो है वो इसके अंदर है। और प्रोटीन सीधी मसल्स को जाती है, मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोटीन चाहिए। कार्ब्स और फैट जो हैं वो उसका डिफरेंट अमल है, वो आपको फ़ैट करती है, उसमें ठीक ठाक जो है आपका जो पेट है वो बढ़ जाता है। सो मेरी चॉइस ये है। इसमें फ़ैट मौजूद है, काफ़ी है ये, लेकिन ये अच्छी फ़ैट है। सो बोथ पनीर इन द बास्केट। सो अगर आप पीछे देखें, फिर समोसा, फिर ब्रेड, पराठा, कुल्फ़ियाँ। सो इनमें से कुछ भी नहीं खा सकते। आज आके हमारे पास जो मेन चॉइस पड़ती है वो किबाब्स हैं। सो आज की शॉपिंग यही है और इसमें जो फास्ट फूड है वो मेरा किबाब है। मिलते हैं अगले वीक अगली फूड बास्केट के साथ। आज के लिए बस यही कुछ। बस यार हमारे पास तो मिठाई फ्रेश आई हुई है, पूजा की मिठाई है, ये आती है लंदन से। देखें आप भाई पैसे ले लें। चलें जी, मैं वही डाइट पे हूँ, तेरी बड़ी मेहरबानी। ये हेल्थ के लिए अच्छी है।